गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मल इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर एमई 303 जिसमें कि हम कंडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम प्लेन वॉल कंडक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल लिया है, तो हम इसको रीड करते हैं। अ प्लेन स्लैब ऑफ थिकनेस डेल्टा बराबर 60 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K बराबर 17.5 watt per meter degree. Full stop. The left side of the slab absorb a net amount of radiant energy from a radiant source at the rate Q बराबर 530 watt per meter square. If the right hand face of the slab is at a constant temperature T2 बराबर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, set up an expression for temperature distribution within the slab as a function of relevant space coordinates. Therefrom, work out the temperature at the mid plane of the slab and the maximum temperature within the slab. It may be presumed that the temperature distribution is steady and there is no heat generation. तो जैसा कि हम लोगों ने स्टडी कर रखा है पहले भी कि जब हमने प्लेन वॉल कंडक्शन की बात की तो हमने क्या की थी, फोरियर इक्वेशन यूज़ की थी। तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है, प्रॉब्लम क्या दे रखा है कि अ प्लेन स्लैब ऑफ थिकनेस डेल्टा बराबर 60 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इतना। तो हमारे पास में क्या है, प्लेन स्लैब है और उस प्लेन स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी देर की, डेल्टा बराबर 60 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर। 0.6 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। और इसकी जो कंडक्टिविटी है के, वो कितनी देर की है, 17.5 वाट पर मीटर डिग्री। तो ये प्लेन स्लैब है, इसके दो तरह के फेस है, एक लेफ्ट फेस और एक राइट फेस। दोनों के बीच की थिकनेस कितनी देर की है, 0.6 मीटर। लेफ्ट, अब आगे क्या दे रखा था, लेफ्ट साइड ऑफ द स्लैब एब्जॉर्ब अ नेट अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम अ रेडिएंट सोर्स एट द रेट ऑफ Q बराबर 530 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो जो लेफ्ट सरफेस है वो किसी रेडिएंट सोर्स से क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, कितनी, 530 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये लेफ्ट सरफेस से हीट आ रही है और ये क्या हो रही है, राइट साइड की तरफ ट्रांसफर हो रही है। द राइट हैंड फेस ऑफ द स्लैब इज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T2 बराबर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जो राइट सरफेस का जो टेम्परेचर है कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सेटअप एन एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्लैब एज ए फंक्शन ऑफ रेलेवेंट स्पेस कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर वर्क आउट द टेम्परेचर एट द मिड प्लेन ऑफ द स्लैब एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द स्लैब। तो मेरे को एकदम मिड प्लेन के अंदर क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। दूसरा, इसका जो मैक्सिमम, इस पूरे स्लैब में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर है, मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द स्लैब, उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये सब कैसे कैलकुलेट करना है, मुझे अज्यूम भी करना है कि स्टडी स्टेट क्या है, कंडक्शन है और देयर इज नो हीट जनरेशन है। तो हम लोगों को पता है, जैसे कि हमने फोरियर इक्वेशन कैलकुलेट की थी फॉर द वन डायमेंशनल फ्लो और स्टेडी स्टेट और नो हीट जनरेशन के लिए, हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है, KA dt/dx। तो वहाँ से अगर हम Q बाई ए कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हीट फ्लक्स आ जाएगा Q बराबर K dt/dx। dt मीन्स T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, Q दैट इज K बराबर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। K क्या है हमारे पास में, 530 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमने यार वैल्यू रख दी 530 इक्वल टू K कितना दे रखा है, 17.5 वाट पर मीटर डिग्री। तो K की वैल्यू रख दी हमने, ब्रैकेट T1 माइनस T2। T1 हमको पता नहीं है, T2 हमको पता है कितना, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जो राइट हैंड साइड की जो फेस उसका टेम्परेचर कितना, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और बीच की जो थिकनेस है वो कितनी है, 0.6 मीटर। तो हमने वैल्यूज क्या कर दी, इसके अंदर पुट कर दी। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में जो T1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 56.17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास में T1 आ गया, मीन्स लेफ्ट साइड सरफेस का जो क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। और राइट साइड का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो लेफ्ट साइड का जो सरफेस का टेम्परेचर है, क्योंकि हीट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमम हमारे पास में टेम्परेचर है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द स्लैब कितना आ गया, 56.17 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हमने क्या किया, मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमको कैलकुलेट करना था
मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द स्लैब वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको दूसरा है वो क्या कैलकुलेट करना है, वर्क आउट द टेम्परेचर एट द मिड प्लेन ऑफ द स्लैब। जो ये स्लैब है इसके मिड प्लेन में हमको क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। जैसे कि इसकी थिकनेस कितनी है, 0.6 मीटर है या 60 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर पे हमको क्या करना है, इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है, हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है, जो प्लेन वॉल होती है, क्योंकि प्लेन वॉल है, प्लेन वॉल के लिए जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन T बराबर कितना होता है, T1 प्लस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, T माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू एक्स बाई डेल्टा। तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या बताती है कि एक ऐसी स्लैब के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर अगर हम टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं T, जिसका T1 और T2 पता है और डेल्टा पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिस्टेंस x पर उसके लिए टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, T1 हमको पता ही है, अभी निकाला हमने 56.17 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 हमको पता ही है 38 डिग्री। x बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर है, डेल्टा बराबर क्या, 60 सेंटीमीटर है। तो हमको सभी पैरामीटर पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, T को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं और हम देखते हैं कि T कितना आता है। तो हम जब वैल्यू रख देते हैं x बराबर 30 सेंटीमीटर जो मिड प्लेन में है, तो हमने वैल्यू रख दी T माइनस T1 56.17 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू पता है 38, T1 की वैल्यू पता है 56.17 इक्वल टू एक्स बाई डेल्टा। एक्स कितना है इसके अंदर हमारा 0.30, तो मीटर में बदल गया, और डेल्टा कितना है 0.60 मीटर। तो हमने क्या सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो हमारे पास T जो टेम्परेचर है वो कितना आ गया, 47.08 डिग्री सेंटीग्रेड एट द मिड प्लेन। तो मिड प्लेन में x बराबर 0.30 जो डिस्टेंस है उसमें मिड प्लेन जो बन रहा है उसमें जो टेम्परेचर कितना होगा, 47.08 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हमने प्लेन वॉल के लिए क्या किया, सिंपली जो नो हीट जनरेशन और स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए हमने फोरियर इक्वेशन लगाई और जस्ट सिंपली हमने डिफरेंट पैरामीटर्स रखे और हमने क्या किया, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिड प्लेन पर जो क्या है टेम्परेचर को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो ये आप लोगों को न्यूमेरिकल क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कंपोजिट वॉल के लिए एक न्यूमेरिकल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल लिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिए फॉर द कंडक्शन थ्रू है कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल तो हमने जैसे पहले भी बता रखा है, कंपोजिट वॉल क्या होती है, अगर एक से ज़्यादा वॉल है वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, कंपोजिट वॉल कहलाती है। अब ये कंपोजिट वॉल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की हो सकती हैं, डिफरेंट जिनके अगर मटेरियल की होगी तो डिफरेंट की होगी, कंडक्टिविटी होगी, उनके बीच की थिकनेस क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो अगर हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल लें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फर्नेस वॉल इज मेड ऑफ अ स्टील प्लेट। एक फर्नेस वॉल वह किसकी बनी है, स्टील प्लेट की बनी है। उसकी थिकनेस कितनी दे रही है, 10 mm थिकनेस, और उसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रही है, 15 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री। लाइन ऑन इनसाइड विथ द सिलिका ब्रिक्स 150 mm थिक। तो इनसाइड जो उसके साथ जो लाइन बनी हुई है वो कितनी है, सिलिका ब्रिक की बनी हुई है। उस जो है अपने पास में जो प्लेट है उसमें इनसाइड में क्या है, सिलिका ब्रिक बनी हुई है, उसकी लेयर है इनसाइड के अंदर, और उसकी जो मोटाई है कितनी है, 150 mm थिक है, और उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, 1.75 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री है। ओके, एंड ऑन आउटसाइड विथ मैग्नीशिया ब्रिक कितना, 200 mm थिक। जो आउटसाइड में है वो कितनी है, मैग्नीशिया ब्रिक की बनी हुई है, कितनी, 200 mm थिक की, और कंडक्टिविटी दे रही है 4.5 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री। तो एक फर्नेस है जो कि किसकी बनी हुई है, स्टील प्लेट की बनी है, उसकी थिकनेस तो हमको दे दी 10 mm, और उसकी कंडक्टिविटी भी हमको दे दी। अब इसकी एक अंदर की लेयर है, एक बाहर की लेयर है। अंदर की लेयर जो है वो किसकी बनी है, सिलिका ब्रिक की बनी हुई है, और उसकी थिकनेस इतनी है 150 mm और कंडक्टिविटी है 1.75, और उसकी जो आउटसाइड लेयर है वो मैग्नीशिया ब्रिक की बनी हुई है, उसकी थिकनेस कितनी है 200 mm, और उसकी कंडक्टिविटी कितनी है 4.5 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री। अभी क्या बोल रहे हैं, द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द वॉल आर एट द टेम्परेचर ऑफ 650 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 125 रेस्पेक्टिवली। तो जो फर्नेस है उसका इनसाइड का टेम्परेचर तो 650 दे रखा है, और आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। देन मेक कैलकुलेशन फॉर द हीट लॉस फ्रॉम द यूनिट एरिया ऑफ द वॉल। तो हमारे पास में जो हमको क्या हीट लॉस निकालना है, कि टेम्परेचर पता है इनसाइड का, आउटसाइड का टेम्परेचर पता है, तो हमको हीट लॉस निकालना है कि
हीट लॉस फ्रॉम द यूनिट एरिया ऑफ द वॉल, जो वॉल है उसके यूनिट एरिया से कितना हीट लॉस होगा, इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक तरह से हमको वॉल का जो एरिया है, जो ए है, वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यूनिट एरिया दे रखा है। तो ये देखिए हमने क्या करा, एक कंपोजिट वॉल की प्रॉब्लम ली है, जिसमें कि एक प्लेट है, जिसमें कि इनसाइड और आउटसाइड से वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की थिकनेस से बनी हुई है। तो ये क्या होगा, एक तरह से 3 लेयर है इसके अंदर, तो ये क्या होगा, कंपोजिट का एग्जांपल हो गया। जैसे हमने बताया था कि कंपोजिट के अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी होती हैं। तो ये कंपोजिट की प्रॉब्लम है। तो हमने कंपोजिट के लिए अंदर जब स्टडी किया था, हमने बताया था कि अगर मान लीजिए एक तरह से 3 रेजिस्टेंस बन गए, एक स्टील प्लेट का बन गया, एक सिलिका ब्रिक का बन गया और एक मैग्नीशियम ब्रिक का बन गया। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो क्या है, सीरीज के अंदर है। एक लेयर है, उसके बाद में दूसरी लेयर, उसके बाद में तीसरी लेयर, तो तीनों लेयर क्या है, सीरीज के अंदर है। तो तीनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीरीज के अंदर जब होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो हम तीनों के रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर हम आगे इसको क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। थर्मल रेजिस्टेंस फॉर अ प्लेन वॉल ऑफ थिकनेस डेल्टा, एरिया ए एंड थर्मल कंडक्टिविटी के। जैसे हमको पता है थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है प्लेन वाल्व के लिए, आर टी बराबर कितना होता है, डेल अपॉन के होता है, सिंपल। जिसमें डेल तो क्या उसकी थिकनेस है, के क्या उसकी कंडक्टिविटी है, ए क्या उसका एरिया है। तो हमको सिंपल आर टी पता है कि कितना होता है, डेल अपॉन के होता है। तो हम एक एक करके क्या होता है, सभी पर्टिकुलर लेयर्स के लिए क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर हम स्टील प्लेट के लिए निकालें तो आर टी बराबर कितना हो जाएगा, डेल अपॉन के। डेल कितना दे रहेगा, इसकी थिकनेस कितनी दे रहेगी, 10 mm। इसको अपन मीटर में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.01। इसको हमने चेंज कर दिया, डिवाइड बाई के। की कंडक्टिविटी कितनी दे रहेगी, 15। तो 15 लिख दिया। और एरिया ए कितना है, 1, क्योंकि हम यूनिट एरिया के लिए निकालना चाह रहे हैं, यूनिट एरिया ऑफ द वॉल के लिए निकालना चाहते हैं, इसलिए एरिया क्या हो गया, 1। तो आर टी के अंदर वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास में कितना आ गया, 0.000667 डिग्री आवर पर किलो कैलोरी। तो हमने क्या निकाली, स्टील प्लेट के लिए RT1 की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह हम RT2 की वैल्यू निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सिलिका ब्रिक। सेकंड हमारी क्या है, सिलिका ब्रिक। तो सिलिका ब्रिक के लिए हम RT2 निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, डेल अपॉन के। डेल इसके लिए कितनी दे रही है, 150, 150। तो ये इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, 0.15 और डिवाइडेड बाई के ए। के कितना दे रहेगा, 1.75 किलो कैलोरी। तो 1.75 आ गया, मल्टीप्लिकेशन ए 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 0.0857 डिग्री आर पर किलो कैलोरी। तो हमने RT2 निकाल लिया, सिलिका ब्रिक्स के लिए निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मैग्नीशियम ब्रिक्स के लिए RT3 निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम ब्रिक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो RT3 पर आवर की फार्मूला कितना हो जाएगा, डेल अपन के। तो डेल कितना गया इसका, 0.20। तो इसका डेल हो गया, थिकनेस हो गई क्योंकि 200 mm है, डिवाइडेड बाई के ए। के इसकी कंडक्टिविटी कितनी रहेगी, 4.5 मल्टीप्लिकेशन ए, यूनिट एरिया है। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास में कितना आ गई, 0.0444 डिग्री आर पर किलो कैलोरी। तो RT3 हम निकाल लिया, मैग्नीशियम ब्रिक के लिए निकाल लिया। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, तीनों मटेरियल के लिए जो 3 लेयर बनी है उन सभी के लिए निकाले RT1, RT2 और RT3 हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि तीनों रेजिस्टेंस के सीरीज के अंदर है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कंपोजिट वॉल क्या हो जाएगा, सीरीज की वजह से ऐड हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस RT बराबर कितना हो जाएगा, RT1 प्लस RT2 प्लस RT3। तो RT1 प्लस RT2 प्लस RT3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1305 डिग्री आर पर किलो कैलोरी। तो हमने क्या निकाल लिया, नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, RT डेल RT जो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास में आ गया 0.1305 डिग्री आर पर किलो कैलोरी। तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हीट लॉस फ्रॉम द वॉल हमको कैलकुलेट करना है। जब इसका इनसाइड का टेम्परेचर हमको दे रखा 650 और आउटसाइड का टेम्परेचर दे रखा हमको 125, तो हमको निकालना है कि इसमें कितना हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस Q बराबर हम जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई RT, जो नेट RT जो रेजिस्टेंस है वो। तो T1 कितना है, 650 है और T2 कितना है, 125 है। T1 कितना है, 650 है और T2 बराबर 125 है। तो ये तो कितना हो गया, T1 माइनस का T2 आ गया, डिवाइडेड बाई डेल RT जो नेट रेजिस्टेंस है सीरीज के अंदर। तो कितना आ गया, 0.1305। तो 0.1305 यहाँ रख देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4013.76 किलो कैलोरी पर आवर। तो इतना हीट लॉस क्या होगा इस फर्नेस से होगा जब उसका इनसाइड टेम्परेचर कितना है, 650 है और आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, 125 है। और ये जो डिफरेंट लेयर से क्या बनी हुई है, ये कंपोजिट वॉल से बनी हुई है फर्नेस। तो अगर हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास में ये हीट लॉस फ्रॉम द वॉल आ जाएगा।
तो इस तरह से हमने क्या किया, कंपोजिट वाल्व के लिए हीट लॉस फ्रॉम द वाल्व क्या किया, कैलकुलेट किया। अब अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि ये हीट लॉस फ्रॉम द वाल्व क्या हो जाए, किसी तरह से कम हो जाए, किसी पर्टिकुलर 4000 है लगभग, अगर मान लीजिए 2000 तक आ जाए, तो हम चाहेंगे कि ऐसा क्या अरेंजमेंट किया जाए, ऐसा और कौन सा मटेरियल ऐसा क्या किया जाए कि हीट लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हीट लॉस कम तभी होगा जब रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। तो हमको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको या तो क्या करनी पड़ेगी, कोई और लेयर बढ़ानी पड़ेगी, या हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एयर गैप डेवलप करना पड़ेगा। एयर क्या होता है, बैड इंसुलेटर होता है, बैड इंसुलेटर होता है, ठीक है, बैड क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो हमको एयर की लेयर भी बढ़ानी पड़ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस किसी तरह से बढ़ा दें तो हीट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बताइए कि कोई एक रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया जाए तो कितना हीट लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमको अगर ये प्रॉब्लम क्लियर है तो हम उस तरह की प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, प्लेन वाल्व के लिए कंडक्शन प्रॉब्लम सॉल्व की और कंपोजिट वाल्व के लिए कंडक्शन प्रॉब्लम क्या की, सॉल्व की। अब हम नेक्स्ट टर्न पर कुछ कंपोजिट वाल्व की और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि टिपिकल न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। बट हमको बेसिक न्यूमेरिकल क्या होना चाहिए, हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।